नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित द्विवेदी युग का भाग 4 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के बारे में। तो जो प्रमुख कवि रहे हैं, उनकी रचनाएं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, सभी कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं और जानकारी दे दूं, ये जो आपको पीडीएफ है, जो भी हर वीडियो से संबंधित आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। संडे को, प्रत्येक रविवार को मिल जाती है, तो ये भी प्राप्त होगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में समझने में परेशानी हो रही है तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर उस टॉपिक से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो ये थी। तो चलिए आज हम कुछ शुरू करते हैं। आज बहुत सारे कवि होंगे और हम आज सुबह वैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इसमें उनके बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जन्म महावीर प्रसाद द्विवेदी का हुआ है 9 मई 1864 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 21 दिसंबर 1938 में। तो इनका जन्म हुआ था दौलतपुर रायबरेली में। तो रायबरेली का जो दौलतपुर गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और आचार्य शुक्ल जी ने इनके बारे में लिखा था कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की थी। तो और इनकी कुछ रचनाएं जो थी, अनुदित और मौलिक, सभी कुछ मिलाकर लगभग 80 ग्रंथ थे, जो कुछ सभी कुछ हम सुबह की क्लास में डिस्कस आज कर चुके हैं, तो ज़्यादा हम इन्हें नहीं देखेंगे। और अन्य रचनाकारों के बारे में चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1865 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 6 मार्च 1947 को। और गणपत चंद्र गुप्त जी ने आधुनिक काल का सूरदास भी कहा है हरिऔध जी को। और जन्म स्थान था आजमगढ़ के निजामाबाद, और पिता का नाम भोला सिंह और माँ का नाम रुक्मिणी देवी है। और इनका उपनाम जो था वो हरिऔध था। तो आज हम इनकी रचनाएं डिस्कस करेंगे, और जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो सभी कुछ। तो आरंभ में शिक्षक, फिर कानून गो से ये रिटायर हुए, और 1923 ईस्वी में मालवीय के निवेदन पर काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में 1941 तक अवैतनिक कार्य किया इन्होंने। तो यहीं पर ये रामचंद्र शुक्ल जी के संपर्क में आए थे, ध्यान रखेंगे। और ये खड़ी बोली के प्रथम महाकवि से समादृत हैं, तो ये भी ध्यान रखें। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि इनको कहा गया था, और इन्हें माना जाता है, इनका जो रचना थी प्रिय प्रवास, वो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और जिसका पहले नाम ब्रजांगना बिलाप था। तो ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज आगे। तो पहले हम महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है, और शुक्ल जी ने लिखा है कि इनका काव्य आदिकार भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। तो इसके बारे में शुक्ल जी का ये कथन है। और अपनी अद्भुत साहित्यिक सेवा के कारण वे कवि सम्राट के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। और हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास पर जो इन्हें 1898 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। और जैसा कि मैंने बताया है, प्रिय प्रवास का नाम पहले ब्रजांगना बिलाप था। ये एक विरह काव्य है, और ये एक संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है, और इसमें प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार किया गया है। और प्रिय प्रवास का नाम, और इसमें सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिय प्रवास को हरिऔध ने, नीलम जी गुड इवनिंग, यहाँ पे प्रिय प्रवास हर जगह थोड़ा सा कुछ जगह पे मिस्टेक हो गई है, प्रिय बास लिख गया है, बाकी आपको पता तो है ही। तो प्रिय प्रवास को हरिऔध ने स्वयं भिन्न तुकांत कविता महाकाव्य कहा है। तो ऐसा उनका स्वयं का मानना था। तो और कुछ जानकारी देख लेते हैं। इनकी पहली रचना जो थी वो श्री कृष्ण शतक 1882 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखी थी इन्होंने। और ब्रजभाषा में इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना थी रस कलश, जो कि एक रीति ग्रंथ था। और भारतीय युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, इन तीनों युगों में हरिऔध जी ने रचनाएं की हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, हमें ये ध्यान रखना होगा कि तीनों युग में जिन्होंने रचनाएं की हैं तो वो होंगे
भारतेंद्र युग में, द्विवेदी युग में और छायावाद युग में, तीनों में अगर रचनाएं लिखी हैं तो हरिऔध जी ने लिखी हैं। और गणपत चंद्र गुप्त जी ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो अब कुछ हम महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे रचनाकार हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ज़्यादा डिटेल में सभी कुछ इनकी जानकारी देंगे। तो इनकी रचनाएं हैं कृष्ण शतक, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और रसिक रहस्य 1899 में, प्रेमांब बारिद 1900 में, प्रेम प्रपंच 1900 में, प्रेम पुष्पोहार 1904 में, और उद्बोधन 1906 में, और काव्योपवन 1909 में, और कर्मवीर 1916 में, और ऋतुमुकर 1917 ईस्वी में, और चुभते चौपदे 1924 में, और पदम प्रसून जो है 1925 की रचना है, और पदम प्रमोद जो है ये 1927 की रचना है। चौके चौपदे और चुभते चौपते जो है ये इनसे काफी पूछे भी जाते हैं प्रश्न। बोल चाल वो 1900 की है, और रस कलश 1931, चौखे चौपदे ये 1932 की रचना है, और फूल पता जो है 1932 की है, और ग्राम्य गीत 1938 की है, और हरिऔध सतसई 1940 की है, और मर्म स्पर्श 1956 की, और बाल कवितावली 1939 की। तो ये कुछ उनकी काव्य रचनाएं हैं जो कि हमें रचना याद रखनी है। रीति ग्रंथ से संबंधित जो है रस कलश है, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा था, और प्रिय प्रवास भरपूर है, जो कि एक महाकाव्य माना जाता है। बाकी चुभते चौपदे, चौके चौपदे और बोलचाल जो है ये मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है, और हरिऔध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। तो ये सभी इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। और अब इनके कुछ हम प्रबंध काव्य भी देख लेते हैं। इन रचनाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण है उनका टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। तो प्रिय प्रवास जो है ये 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और पारिजात जो है 1936 में, और वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में। ये वैदेही वनवास से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रिय प्रवासी प्रबंध काव्यों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और आलोचना जो है वो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास और कबीर वचनावली का संपादन इन्होंने किया है। तो ये दो कुछ उनकी आलोचना है। और उपन्यासों की बात करें तो उपन्यास उन्होंने प्रेम कांता लिखा था, जो कि 1894 में, और ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में, अध खिला फूल 1907 का है, और नाटक जो है वो प्रद्युमन विजय 1893 में, और रुक्मणी परिणय 1894 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हरिऔध जी से संबंधित हैं। तो आपको इन सभी को एक बार लर्न करना है, पूरा इसको भूलना नहीं है। और अनुदित रचनाएं जो हैं बेनिस का बांका, नीति निबंध, उपदेश कुसुम, विनोद वाटिका और रिपवान बिंकल, ये हरिऔध जी की रचनाएं हैं। और इन्हें जो अब हम इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं, जैसे कि हमने बात की रस कलश की, तो ये तो जैसे रस कलश की बात की तो ये रस कलश जो है 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये एक रीति ग्रंथ था जिसमें रस, नायिका भेद और ऋतु वर्णन सभी कुछ इसमें उपस्थित था। तो ये उस की विशेषता रही है। इसमें कविताएं श्रृंगारिक हैं और इसकी भाषा ब्रज भाषा थी। और इस ग्रंथ में हरिऔध जी ने जो नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेम का और लोक प्रेम का और जाति प्रेम का और परिवार प्रेम का की एक आदर्श कल्पना प्रस्तुत की है। और रसकलश रचना को हरिऔध का बुड़भस कहा जाता है। ये रसकलश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, ये जरूर ध्यान रखें। और वेंकटेश्वर तिवारी जी ने इस विषय पर सरस्वती में एक आलेख लिखा था, और इनका उपनाम आपको सभी को पता है, हरिऔध है। और जो ब्रज भाषा कला जो काव्य कला का है, जो सिंधु का हरि और अयोध्या का औध लेकर बनाया गया था, ये हम ध्यान रखें। और बाकी अगर बात करें प्रिय प्रवास की, जो 1914 में प्रकाशित हुआ था, प्रिय प्रवास यहाँ पे नहीं होगा, नीचे होगा प्रबंध काव्य में, तो ये 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 17 सर्ग हैं। और ये प्रिय प्रवास तो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे आगे इकाई 5 में ये अलग से कविता के रूप में कविता इकाई में दिया गया है। तो ये 17 सर्ग हैं इसमें। और पारिजात जो है इसमें लगभग
15 सर्ग हैं, लगभग नहीं 15 ही सर्ग हैं। और वैदेही वनवास जो है ये 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और वैदेही वनवास का प्रसंग जो है वो जो जिस वैदेही वनवास के प्रसंग पर ये आधारित है, सीता उस वनवास पर आधारित है। और हरिऔध जी की ये खड़ी बोली की दूसरी प्रबंधात्मक रचना है। और प्रिय प्रवास की अगर हम बात करें तो इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। ये महाकाव्य संस्कृत के बड़ व्रतों पर आधारित है और इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता रही है। और बाकी रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको महाकाव्य नहीं माना है, महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रखा है। और पारिजात की जो बात करें, पारिजात जो 1936 यहाँ पे है और 37 भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। तो 1936 या 37 में आप थोड़ा चेक करें तो इसमें इसका वर्ण विषय जो है आध्यात्मिक एवं धार्मिक है। तो इसमें प्रसाद की जो कामायनी की भांति पारिजात के सर्ग जो है वो दार्शनिक तत्वों पर आधारित है, जैसे दृश्य जगत है, अंतर जगत है, सांसारिकता है, या प्रलय प्रपंच है, या परमानंद। तो ये सभी कुछ इसमें दर्शाए गए हैं। और वैदेही वनवास की बात करें तो ये 1941 की रचना है। तो इसमें जो राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। तो ये सीता को वनवास दिया गया था, तो ये उसके बारे में है। और इसमें वाल्मीकि रामायण पर आधारित ये रचना है, जिसमें 17 सर्ग हैं और वैदेही वनवास में 18 लगभग सर्ग हैं। तो प्रिय प्रवास में 17 हैं और वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। तो वाल्मीकि रामायण पर यह आधारित है और इसमें लोक प्रचलित धोबी की कहानी को ज्यों का त्यों लिया गया है। जैसा हम बचपन से सुनते आए हैं कि ऐसा जो कुछ एक सभी ने सुना होगा कि राम ने ऐसे धोबी के जो कुछ कथन के बारे में जब पता चला था तो उन्होंने उसके बाद वैदेही को वनवास दे दिया था। तो इस तरह से हम कुछ सुनते आए हैं, तो वही चीज़ हूबहू इन्होंने अपनी रचना में उतारी है। और ये हिंदी के छंदों में रचित रचना है। और अगर बात करें चौखे चौपदे की तो ये रचना लोक भाषा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना है, चौखे चौपदे। तो यहाँ पे चौखे चौपदे जो है 1932 की रचना है। ये मुहावरों पर आधारित है जो कि रचना, इसमें लोक भाषा प्रयोग की गई है। हरिऔध जी ने हिंदी की जो रुबाइयाँ लिखने का एक अभिनय इसमें प्रयोग किया है और बोलचाल की रचना भी इसे हम कह सकते हैं। बाकी उन्हें इसमें लिखने में 5 से 7 वर्ष लगे थे इस रचना को लिखते हुए। उन्होंने बोलचाल में चुभते चौपदे और चौके चौपदे की रचनाएं हैं। ये जो बोलचाल करके एक रचना है उनकी, इसमें चौके चौपदे और चुभते चौपदे की रचनाएं ली गई हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी हरिऔध जी के बारे में। और अब हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। तो इनकी भी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारे लिए जो सभी रचनाएं डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम मैथिली शरण गुप्त जी को कल सुबह की क्लास में डिस्कस करेंगे और उनकी सभी रचनाओं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम केवल उनके बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 को और उनकी मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। और जन्म स्थान था चिरगांव, झांसी। और इन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। और इनके गुरु जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और पिता का नाम रामचरण गुप्त था और माता का नाम काशीबाई था। और इनकी प्रथम कविता जो थी वो हेमंत थी जो 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग है जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। और हिंदी में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा जो एक रचना लिखी थी वो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा ही लिखी गई थी, जो कि जिसका नाम है साकेत। तो इन सभी के बारे में हमें डिस्कस करना इम्पोर्टेंट होगा, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा बाद के लिए रखा है। कल डिस्कस करेंगे सुबह की क्लास में। और अभी बस इतना ही इनके बारे में जानकारी। तो अब हम बात करते हैं मिश्र बंधुओं के बारे में। मिश्र बंधुओं की जब बात आती है तो उसमें 3 मिश्र बंधु सम्मिलित होते हैं, बाकी वो थे तो वो 4 भाई। लेकिन जो काव्य के क्षेत्र में हम जब उनकी बात करते हैं तो केवल 3 भाइयों की बात करते हैं। तो इसमें श्याम बिहारी मिश्र हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र जी हैं। तो इनका जन्म, श्याम बिहारी मिश्र जी का जन्म हुआ था 1873 में और सुखदेव बिहारी मिश्र जी का जन्म हुआ था 1878 में। और श्याम बिहारी जी की मृत्यु 19 फरवरी 1947 को हुई थी और सुखदेव बिहारी जी की मृत्यु हुई थी 19 मई 1951 को। और दोनों का जन्म स्थान इटौंजा लखनऊ है।
तो ये इनके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट है जानकारी। बाकी गणेश बिहारी मिश्र भी इनके भाई हैं। ये तीनों भाई जब रचनाएं लिखते थे तो ये मिश्र बंधुओं के नाम से संयुक्त रूप से रचनाएं लिखते थे। तो इनकी कुछ रचनाएं डिस्कस कर लेते हैं। पद्म पुष्पांजलि, लवकुश चरित और भरत विनय, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। और इतिहास ग्रंथ की बात करें तो मिश्र बंधु विनोद इनका इतिहास ग्रंथ है, जिसमें 3 खंडों में जो प्रकाशित हुआ था, जिसके 3 खंड 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और चौथा खंड जो था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था। और आलोचना ग्रंथ जो है वो हिंदी नवरत्न है, जो कि 1910 और 1911 ईस्वी का समय माना जाता है। और उपन्यास की अगर बात करें तो उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और पुष्यमित्र, विक्रमादित्य, वीरमणि और चंद्रगुप्त और स्वतंत्र भारत, ये उनके उपन्यास साहित्य हैं। और अगर नाट्य साहित्य की बात करें तो नेत्रोन मीलन और शिवाजी जो है इनके नाट्य साहित्य हैं। तो मिश्र बंधु भाई जो थे वो 4 भाई थे, लेकिन लेखन जो किया था उसमें 3 भाई ही सम्मिलित थे, जिनका हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। और इन तीनों ने भी मुख्य लेखन कार्य जो है वो इन तीनों में श्याम बिहारी जी ने और शुकदेव बिहारी जी ने ही किया है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए उनका ही जन्म और मृत्यु जो है डिस्कस की है। और जो मिश्र बंधुओं की जो प्रसिद्धि का आधार था वो उनके समीक्षक और साहित्य इतिहासकार के रूप में हुआ था। और उनके साहित्य इतिहास ग्रंथों में उन्होंने अनेक कवियों का वर्णन किया था, उनकी रचनाओं का वर्णन किया था। और 1910 और 11 ईस्वी में प्रकाशित जो हिंदी नवरत्न है आलोचना ग्रंथ उनका, ये मिश्र बंधुओं का प्रथम आलोचना ग्रंथ है। और श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी नवरत्न में कवियों की समालोचना का सूत्रपात इसी से हुआ था। और हिंदी आलोचना के क्षेत्र में निर्णयात्मक समालोचना का प्रथम व्यवस्थित प्रयोग मिश्र बंधुओं के द्वारा ही किया गया था। और रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं पर लेकिन आरोप लगाते हुए उनके समीक्षक रूप का महत्व घटाना चाहा था। और नेत्रोन मीलन जो है ये 1915 में प्रकाशित हुए। तो इसमें क्या, ये नाट्य साहित्य है, तो इसमें तत्कालीन जो कचहरियों के वातावरण पर प्रकाश डाला गया है। और मिश्र बंधुओं को सरकार ने राय बहादुर और ओरछा दरबार में जो राय बहादुर की उपाधि दी थी सरकार ने, और इन्हें ओरछा दरबार में राव राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इनके बारे में। और चतुरसेन शास्त्री जी ने लिखा है कि इन्होंने 1000 पृष्ठ में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में काव्य रचनाएं की हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी मिश्र बंधुओं से संबंधित। तो चलिए अब अगले रचनाकार पर चलते हैं, बद्रीनाथ भट्ट जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1891 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1932 में। और इनका जन्म स्थान था गोकुलपुरा, आगरा, और पेशा था लखनऊ विश्वविद्यालय में लेक्चरर। और प्रसिद्धि इन्हें मिली थी वो नाटककार के रूप में मिली थी। तो हम कुछ रचनाएं ही डिस्कस कर लेते हैं इनकी। तो नाटक की ही सबसे पहले हम बात करेंगे। तो कुरवन दहन जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, बेन चरित 1922 में, तुलसीदास ये भी 1922 में, और दुर्गावती 1926 में, और चंद्रगुप्त जो है ये 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये कुछ इनके बद्रीनाथ भट्ट जी की कुछ रचनाएं हैं। और अब बात करें प्रहसन की, तो चुंगी की उम्मीदवारी 1914 में, लवड़ धोंदो ये 1926 में, और विवाह विज्ञापन 1927 में, और मिस अमेरिका ये 1929 में। तो ये कुछ इनकी जो प्रहसन है। और इससे अतिरिक्त जो बद्रीनाथ जी ने नाटकों में इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। और ये प्रसिद्ध जो फ्रांसीसी हास्य नाटककार मोरलियर का इन पर प्रभाव देखा जाता था। इसके आधार पर कहा जाता था कि जो प्रसिद्ध फ्रांसीसी हास्य नाटककार हैं उनका इनके नाटकों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मोरलियर जिनका नेम था। और भारतेंद्र और प्रसाद के मध्यवर्ती कड़ी जो है वो बद्रीनाथ भट्ट कृत कुरवन दहन बेड़ी संहार का हिंदी रूपांतरण होते हुए भी सर्वथा एक नवीन प्रयास है माना जाता है। तो कुरवन दहन में नवीन नाट्य कला के अंकुर दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। और 1912 ईस्वी में प्रसाद का करुणालय प्रकाशित हुआ था, पर वह भी कुरवन दहन से कम महत्वपूर्ण ही रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी बद्रीनाथ भट्ट जी के बारे में। और बद्रीनाथ भट्ट जी ने सरस्वती के फरवरी 1913 के अंक में रीत काव्य की भाषा का विरोध करके स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों को प्रतिष्ठित किया था।
और भारतीयों के उपरांत अगर स्वच्छंदवादी प्रवृत्तियों का व्यवस्थित रूप जो है वो भट्ट में ही प्राप्त होता है। तो अब अगले रचनाकार की बात करते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो इनका जन्म हुआ था 1867 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 21 जून 1932 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान था काशी और मृत्यु हुई थी हरिद्वार में। और ये भक्तकालीन और रीतकालीन कलात्मकता के समन्वयक कवि हैं। तो ये जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं तो ये भक्तकालीन और रीतकालीन कलात्मकता के समन्वयक कवि रहे हैं और इनकी मृत्यु हुई थी हरिद्वार में। इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खंड काव्य की। तो ये खंड काव्य हिंडोला है जो कि 1894 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद हरिश्चंद्र है, कलकासी है, गंगावतरण है और उद्धव शतक है। तो उद्धव शतक से शायद प्रश्न आते हैं। और भक्तकालीन आत्मा और रीतकालीन कलात्मकता के समय कवि रत्नाकर जी जो थे वो अयोध्या नरेश सरप्रताप नारायण सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, जो कि 1902 से 1906 तक रहे थे। फिर अयोध्या की महारानी जो थी जगदम्बा देवी के निजी सचिव रहे थे 1906 में, और ये आजीवन 1906 में बने थे। उसके बाद आजीवन रहे उनके सेक्रेटरी। तो और ये व्यायाम के प्रेमी थे और वैद्य में भी इनकी काफ़ी रुचि रही थी। और अब बात करते हैं मुक्तक काव्य की। तो इनके मुक्तक काव्य हैं श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक और वीराष्टक और प्रकीर्ण पद्मावती। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण मुक्तक काव्य हैं। और कुछ इन्होंने अनुवाद भी किया है कुछ रचनाओं का। तो अंग्रेजी विद्वान पॉप के एसेज ऑन क्रिटिसिज्म जो है उसका जो 1919 ईस्वी में रोला छंद और ब्रजभाषा में इन्होंने समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी रत्नाकर जी के बारे में। और कुछ संपादन जो किया है उनकी बात कर लेते हैं। तो सुधा रस और जो कि 1887 में, और कवि कुल कंठावरण जो है ये दूल्हा की कृति थी, तो जिसमें 1889 में इन्होंने संपादन किया था इसका। और सुंदर श्रृंगार जो है ये 1893 में, और नखसिक जो है 1893 ईस्वी में। और यहाँ पे नहीं दिया गया है, बाकी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ये चंद्रशेखर की कृति थी जो हमीर हट, वो 1893 में इन्होंने उसका संपादन किया। और रसिक विनोद 1894 में, और समस्या पूर्ति जो है 1894 में। तो ये कुछ इन्होंने इनका संपादन किया है। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने कुछ संपादन किया था। तो वो है बाशोक्त कलक और हिम तरंगिणी, नखसिक, सुजान सागर। तो ये जो नखसिक दोबारा है तो ये केशव दास का है। तो ये केशव दास की जो रचना थी उसका इन्होंने किया था। और सुजान सागर है बिहारी रत्नाकर है, और जो कि बिहारी सच्चाई की टीका जो है। और सूरदास और साहित्य सुधा निधि। तो ये कुछ इनके मासिक पत्र का संपादन उन्होंने, जो साहित्य सुधा निधि जो है ये मासिक पत्र था और उसका संपादन उन्होंने कई वर्षों तक किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। बाकी इससे अतिरिक्त इनके काफ़ी लेख भी छपे थे, जो कि रोला छंद का लक्षण, महाकवि बिहारी की जीवनी, बिहारी सत्सई की टीकाएं, तिथियों और बारों को मिलाने की सुगम रीति, और श्री देवदत्त कवि का शिवाष्टक, और कविवर बिहारी पर 76 लेख। ये कुछ इनके लेख काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। और इसके बाद ऐतिहासिक लेखों की अगर बात करें तो महाराजा शिवाजी का नया पत्र, और शुग वंश का नया शिलालेख, और एक ऐतिहासिक पाषाणस्व की प्राप्ति, और एक प्राचीन मूर्ति, और समुद्रगुप्त के पाषाण शव की प्राप्ति। ये सभी रचनाएं यहाँ पे इनके लेख हो, चाहे भाषण हो या संपादन हो, सभी कुछ यहाँ पे इसलिए दिया गया है। ये पीडीएफ आपको प्राप्त होगी तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो इसमें छूट जाए। तो कई बार अलग अलग प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने साहित्य साधना का जो श्री ग्रेड है वो समस्या पूर्ति के माध्यम से किया था। और ये विद्यार्थी जीवन में जकी उपनाम से उर्दू फारसी में कविता लिखा करते थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने ब्रज भाषाओं में रचनाएं ये लिखने लगे थे। और भक्त काल और रीत काल के सम्यक कवि रत्नाकर थे। और रत्नाकर का उपनाम जो है इन्होंने स्वयं रखा था। ये रत्नाकर जो नाम था इन्होंने ये स्वयं रखा था। और इन्होंने साहित्य सुधा निधि और सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया है। और ये रसिक मंडल प्रयाग और काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना और विकास में इन्होंने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी।
और जो इनकी कृति थी, हमने हिंडोला की बात की, वो एक रोला छंद में लिखी हुई रचना है। जो इनकी कृतियाँ थी, जैसे हमने बात की थी अभी हिंडोला की, तो ये 1894 में प्रकाशित हुई थी। तो ये रोला छंद में लिखी हुई श्रृंगारिक रचना है। और हरिश्चंद्र जो है ये भारतेंद्र के सत्य हरिश्चंद्र नाटक से संबंधित खंड काव्य है। और कल काशी जो है वो रोला छंद में लिखी गई रचना है और ये अपूर्व प्रबंध काव्य है। और श्रृंगार लहरी जो है वो श्रृंगारिक रचना रही है इनकी। बाकी और ये जो रत्नाष्टक है तो ये देवताओं और महापुरुषों से संबंधित है। इसमें 60 ऋतुओं का भी वर्णन किया गया है। और वीराष्टक जो है इसमें ऐतिहासिक वीरों और वीरांगनाओं से ये संबंधित है। और गंगावतरण जो था ये 13 सर्गों का आख्यान है, प्रबंध काव्य है। और उद्धव शतक दूत काव्य है। तो ये हमें महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें इनके बारे में ध्यान रखनी है, याद करनी है। और जो आपको चाहे तो नोट जरूर कर लिया करें, क्योंकि पीडीएफ तो आपको संडे को प्राप्त होगी। तो तब तक आप चाहें तो उसका रिवीजन इसके माध्यम से कर सकते हैं। अपने जो नोट्स खुद के बनाएंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। और उद्धव शतक में चित्रमयता अद्भुत थी। और अपनी विरह वेदना का बयान करते हुए गोपियों ने कहीं दर्पण, कहीं पिंजड़ा, तो ये कहीं जो गठरी वगैरह थे, इन सभी में का उल्लेख इसमें रचनाओं में किया गया। और गंगावतरण जो थी वो 1923 में प्रकाशित हुई थी। 13 संगों का प्रबंधात्मक काव्य था। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। बाकी शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा था कि इनकी कविता बड़े पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। तो पुराने कवियों में भी इनकी सी सूझ और उक्ति वैचित्र बहुत कम देखा गया है। और ये साहित्य और ब्रज भाषा के बड़े मर्मज्ञ थे। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, जो रामचंद्र शुक्ल जी के से संबंधित सभी जानकारी जो है, कथन है, वो सभी कुछ। और अब हम बात करते हैं कामता प्रसाद गुरु जी के बारे में। और भी कई रचनाकार हुए हैं, लेकिन अब महत्वपूर्ण को ही डिस्कस कर लेंगे। तो कामता प्रसाद गुरु जी का जो जन्म हुआ था वो 1875 में हुआ था। मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1947 ईस्वी में। और जन्म स्थान था सागर, मध्य प्रदेश। और शिवाजी और दासी रानी इनकी कविताएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। रुक्मणी जी नमस्कार। और इनके कुछ व्याकरण ग्रंथ की अगर बात करें तो व्याकरण ग्रंथ था हिंदी व्याकरण, जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और जो कि प्रकाशन इसका किया था काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा। और काव्य जो है इनका भौमासुर वध और विनय पचासा है, ये ब्रज भाषा का काव्य है। और उपन्यास की बात करें तो सत्य, प्रेम, पार्वती और यशोदा, ये उनके उपन्यास हैं। और नाटक जो है पद्म पुष्पावली, सुदर्शन और हिंदुस्तानी शिष्टाचार, तो ये सुदर्शन जो है एक पौराणिक नाटक है। और संपादन इन्होंने किया था बाल सखा और सरस्वती पत्रिका का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कामता प्रसाद गुरु जी के बारे में। और ये अपने व्याकरण ग्रंथ के कारण चर्चा में थे और ये व्याकरण के अधिकारी विद्वान माने जाते हैं। तो अब बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 18 सितंबर 1907 ईस्वी में। और जन्म हुआ था हरियाणा का रोहतक जिला जो है, वहाँ के ग्राम गुड़ियाना में। और इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं तो इनकी काव्य संग्रह जो थे वो स्फुट कविता करके था एक, वो 1906 में प्रकाशित हुआ। और भारत मित्र कलकत्ता से ये प्रकाशित हुआ था। और इनका लेख था वो लेख निबंध संग्रह जो है गुप्त निबंधावली है। और अनुदित कृतियाँ मंडेल भगनी 1891 में और रत्नावली 1898 ईस्वी में। और जो अन्य रचनाओं में आएगी वो हरिदास जो है वो 1896 में। और खिलौना, खेल तमाशा, सर्पाघात, चिकित्सा, तो ये कुछ इनकी अनुदित कृतियाँ रही हैं। और इन्होंने पत्रकारिता जो की है वो 1896 में अखबार चुनार का संपादन किया है। ये उर्दू जो पत्र था, उर्दू अखबार थे दोनों। तो और कोहनूर जो है 1888 से 1889 तक का इन्होंने संपादन किया था। और ये दोनों ही उर्दू अखबार रहे हैं। और संपादन किया है 3 हिंदी पत्रों का भी इन्होंने संपादन किया। वो पत्र थे हिंदुस्तान जो 1998 से 1891 तक, सॉरी 18 होना चाहिए था यहाँ पे, 1998 लिख गया है। तो 1888 से 1891 तक आप ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान का समय यहाँ पे गलत हो गया है। बाकी हिंदी बंगवासी जो है 1893 से 1898 तक। और भारत मित्र 1899 से
1907 तक का इन्होंने जो संपादन किया था। बस एक बार फिर से क्लियर कर दूं, जो हिंदुस्तान है इसका समय 1889 से 1891 तक का है। प्लीज इसको ठीक कर लें। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये रोहतक के काफी प्रसिद्ध प्रतिष्ठित पत्रकार थे और इनकी प्रेरणा से बाल मुकुंद गुप्त ने मथुरा अखबार में लेखन प्रारंभ किया था और ये जीवन पर्यंत पत्रकार ही रहे थे। और इनकी ख्याति जो हुई थी वो शिव शंभू के चिट्ठे से हुई थी। और इन्होंने चिट्ठे और खत, जो एक और था चिट्ठे और खत, ये दोनों जो हैं पत्र इनके काफी प्रसिद्ध हुए थे। 1905 ईस्वी में भारत मित्र प्रेस कलकत्ता से प्रकाशित हुए थे। तो ये कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये भारतीय मंडल के सबसे सजग, सतर्क और गहरी सूझबूझ वाले जो भारतीयों के सफल उत्तराधिकारी माने जाते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनिश्चितता शब्द को लेकर और वेंकटेश्वर समाचार के संपादक जो थे वो लज्जाराम मेहता से शेष शब्द को लेकर इनका कुछ विवाद हुआ था और वह भाषा परिमार्जन की दृष्टि से स्थायी महत्व का विषय है। और भारतीय और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का इन्हें रचनाकार माना जाता है। और उर्दू हिंदी के विवाद में हिंदी का समर्थन या साहित्य आलोचना के क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना, ये सभी कुछ इनकी रचनाओं की विशेषता रही है और इनकी ही देन रही है। और अब बात करते हैं बियोगी हरि जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1896 में और जो कि छतरपुर में हुआ था। तो यहाँ पे छतरपुर मूल क्या लिख गया है, ये भी इनका मूल नाम होगा जो हरिप्रसाद द्विवेदी होगा। छतरपुर में इनका जन्म हुआ था और इनकी प्रेरणा स्रोत जो है पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो अस्पृश्यता की दृष्टि में निवारण की दिशा में 1920 ईस्वी में कानपुर के प्रताप पत्रिका में एक लेख माला इन्होंने लिखी थी। इन्होंने 1925 ईस्वी में टंडन जी के साथ प्रयाग में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना भी की थी। तो ये कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अब कुछ हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी रचनाएं जो थी वो साहित्य विहार 1922 में, छद्म योगिनी नाटिका जो 1922 में, ब्रज माधुरी रसार 1923 में, कवि कीर्तन 1923 में, तुलसी की विनय पत्रिका 1924 में और अंतरनाट जो है वो 1926 में और भावना 1928 में। ये इनकी रचनाएं कुछ थी। और इससे अतिरिक्त भी इनकी रचनाएं होंगी कुछ। तो प्रार्थना जो है वो 1929 में और तुलसी कृत विनय पत्रिका हर जोड़ी टीका जो है इन्होंने लिखी थी वो 1903 में प्रकाशित हुई थी। और वीर सतसई 1927 में और योगी अरविंद की दिव्य वाणी 1929 में और विश्व धर्म जो 1930 में और छत्रसाल ग्रंथावली 1930 में और मंदिर प्रवेश 1930 और विश्व धर्म भी 1930 में। तो ये कुछ इनकी रचनाएं रही हैं। और अन्य रचनाओं की अगर बात करें तो चरखा स्त्रोत, चरखे की गूंज, गांधी जी का आदर्श और वीर वृदावली, पाव भर आटा, जप्पू जी और संक्षिप्त सूर सागर और दादू शुकदेव खंडकाव्य और तरंगिणी मेरा जीवन प्रवाह। तो ये कुछ इनके अन्य रचनाएं रही हैं। और बात करें वीर सतसई इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। तो ये जो रेड से लिखा है ये आप जरूर याद रखें। तो वीर सतसई इनकी प्रसिद्ध रचना है जिस पर इन्हें 1928 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषित पुरस्कार मिला था। और द्विवेदी युग में सतसई की रचना करने वाले बियोगी हरि काफी उल्लेखनीय हैं। और इन्होंने सूर, तुलसी, कबीर और सूफी कवियों की विचारधारा पर इनका काफी, जो इनकी विचारधारा थी सूर की कहें या तुलसी और सूफी कवि, सभी की विचारधारा का इन पर काफी प्रभाव पड़ा था। और शुक्ल जी ने इन्हें ब्रज भाषा और ब्रज भूमि और ब्रजपति का एक अनन्य उपासक कहा है। तो ये बियोगी हरि जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको इन सभी को ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं श्रीधर पाठक के बारे में। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा अब शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। तो जन्म जो हुआ है 1859 में और मृत्यु हुई थी 1928 में श्रीधर पाठक जी की। और इनका जन्म स्थान था जोंधारी ग्राम, आगरा। और खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक की हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में ख्याति। स्वच्छंदतावाद पर एक अलग से टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो स्वच्छंदतावाद और स्वच्छतावाद के प्रमुख कवि एक अलग से इस पे मेंशन किया गया है, तो वो भी हमें एक अलग से डिस्कस करना होगा। और तो इनकी ख्याति जो थी उसके प्रवर्तक के ही रूप में हुई थी। तो इनके कुछ अनुवाद हैं। द हरमिट का काव्यानुवाद, तो इन्होंने उसका काव्यानुवाद किया था एकांतवासी योगी शीर्षक से 1886 में।
द डिजर्टेड विलेज का काव्य अनुवाद किया था उजड़ गांव शीर्षक से 1889 में। इनके सभी अनुवाद जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ज़्यादा। और द ट्रेवलर का श्रांत पथिक शीर्षक से अनुवाद किया था, और कालिदास के ऋतु संहार का शबैया छंद में अनुवाद किया था इन्होंने। कीट्स की इजाबेला द थॉट ऑफ वारवेल का इन्होंने अनुवाद किया था। तो ये सभी इनकी जो अनुवाद रहे हैं, और हमें इन्हें जरूर ध्यान रखना है, जरूर याद करना है, क्योंकि श्रीधर पाठक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं। और इनकी कुछ मौलिक रचनाएं हैं, जगत सच्चाई सार जो 1887 में प्रकाशित हुई, और कश्मीर कुसुम 1904 में, भारत भारती 1918 में। तो ये इनकी कुछ मौलिक रचनाएं रही हैं। और अन्य रचनाओं की बात करें तो ये मनोविनोद भाग 1 से 3 तक जो क्रमशः 82 और 1905 और 1912 में प्रकाशित हुआ था। तो इनकी जो मौलिक रचनाएं रही हैं, जगत सच्चाई सार, तो ये इसका विषय दार्शनिक था और भाषा खड़ी बोली थी। इसमें शतुकड़ी धुन के जो छंद था उसका प्रयोग किया गया है, और इस रचना में प्रकृति के अलग अलग रूपों में एक तत्व की व्यापकता के दर्शन हमें मिलते हैं। और कश्मीर सुषमा है जो ये 1904 में प्रकाशित हुआ। तो इसमें परंपरागत रूढ़ प्रकार के वर्णन से आगे बढ़कर प्रकृति का जो आलंबन रूप में सौंदर्य चित्रण किया गया है वो ब्रज भाषा में किया गया है, और उसमें प्रकृति की कल्पना नारी के रूप में कर उसी सजीवता प्रदान की गई है। और भारत भारती की बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें राष्ट्रीयता से संबंधित फुटकर गीतों का संग्रह है ये। और बाकी इनका जो नौमी भारतम और भारत स्तवन और हिंदी वंदना इत्यादि ये सब ग्रंथ जो रचनाएं हैं, कविताएं जो हैं वो इस ग्रंथ में लिखी गई हैं, संकलित हैं। और अन्य रचनाएं जो मनोविनोद है, धन विनय है 1900 में, गुणवंत हेमंत 1900 में, बनाष्टक 1912 में, और देहरादून 1915 ईस्वी में, और गोखले गुणाष्टक और गोखले प्रशस्ति जो था वो 1915 में। ये इनकी अन्य रचनाएं रही हैं। और गोपिता गीत जो है 1916 में, और स्वर्गीय और तिलस्मिता तिलशमाति सुंदरी जो है ये 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ये सभी इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। अब जो ध्यान रखना है वो आपको इनकी अनुदित रचनाएं जरूर ध्यान रखनी है, और इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी दे दें एक बार। तो सुसंदेश इनकी प्रसिद्ध रहस्यवादी कविता रही है। वैसे तो हम श्रीधर पाठक स्वच्छंदावाद टॉपिक में जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इनके बारे में। और इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो कविता नई निराला छंद दान भात में मूसर चंद, लिखो न करो लेखनी बंद श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो ये एक कथन था। और बाकी श्रीधर पाठक जो थे वो प्राकृतिक सौंदर्य पर उन्होंने काफ़ी सुंदर रचनाएं लिखी हैं, और छायावादी काव्य का पूर्व रूप इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। और अगले जो रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे जी हैं, जिनका जन्म 1895 में बालपुर यानी बिलासपुर में हुआ था, और इनका निधन 1960 में हुआ था। और लेखन अग्रज लोचन प्रसाद पांडे जो हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उनकी प्रेरणा से 1909 ईस्वी में इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया था। और रामचंद्र शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है, और हिंदी में छायावाद शब्द जो था वो पहली बार इन्होंने ही प्रयोग किया था। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकी छायावाद जब हम करेंगे डिस्कस तो हम इनको भी कर लेंगे। बाकी रचनाएं देख लेते हैं। कानन कुसुम है जो कि 1913 में प्रकाशित हुई। पूजा फूल 1916 में, अग्रज मुरलीधर जो थे पांडे के साथ इन्होंने ये रचना लिखी थी। और शैलवाला 1917 ईस्वी में, और लक्ष्मा 1917 ईस्वी में, और परिश्रम 1917 ईस्वी में, और समाज कंटक 1918 ईस्वी में, और हृदय दान 1919 ईस्वी में। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और अब बात करते हैं लोचन प्रसाद पांडे जी के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1886 में हुआ था, और मृत्यु हुई थी 1959 में। और इनका जन्म स्थान था बिलासपुर मध्य प्रदेश। ये अग्रज थे मुकुटधर पांडे जी के। और इनके माता पिता का नाम था देवहूति देवी, और पिता का नाम था चिंतामणि पांडे। और इन्हें उपाधि जो प्राप्त थी वो काव्य विनोद की और साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। और अब हम इनकी कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो रचनाएं और उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य। तो दो मित्र जो है 1906 ईस्वी में इनकी रचना प्रकाशित हुई थी। तो ये जो शीर्षक था ये एक उपन्यास रचना थी। तो इसमें
आदर्श मैत्री, समाज सुधार और स्त्री चरित्र और पाश्चात्य सभ्यता पर प्रतिक्रिया वर्णित की गई थी। और प्रवासी जो है 1907 में, तो ये काव्य संग्रह में, इस काव्य संग्रह में कल्पना है, मूर्तिमत्ता है और लाक्षणिकता का वर्णन किया गया है। और कविता कुसुम 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये बालोपयोगी काव्य संग्रह है। तो ये, और एक था इनका नीति जो कविता जो थी वो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और 1914 में ही इनकी साहित्य सेवा नामक एक प्रहसन प्रकाशित हुआ। और प्रेम प्रशंसा जो है और गृहस्था दशावा दर्पण जो है, ये दोनों नाटक जो हैं 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। और 1914 में मेवाड़ गाथा ऐतिहासिक खंड काव्य की इन्होंने रचना की थी। और 1915 में पद्म पुष्पांजलि शीर्षक काव्य संग्रह इन्होंने लिखा था, पद्म पुष्पांजलि शीर्षक लिखा था। और 1915 ईस्वी में छात्र दुर्दशा और ग्राम विवाह विधान शीर्षक से 2 नाटकों का प्रकाशन किया था। और छात्र दुर्दशा और ग्राम विवाह प्रधान, ये जो 2 इनके नाटक थे, इनका प्रकाशन किया था। तो इनकी जो सबसे चर्चित रचना थी वो मृगी दुख मोचन शीर्षक कविता थी, जो कि वृक्ष पशु पक्षी के प्रति सहृदयता व्यंजित इसमें की गई है। धुआंधार गर्मी एवं मंदाकिनी, इन सभी जो कविताएं हैं इसमें प्रकृति का सौंदर्य वर्णन किया गया है। और मेवाड़ गाथा जो है खंड काव्य में चित्तौड़ के राजा भीमसेन के त्याग की कहानी है। और रास पंचाध्याय जो नंददास की कृति है उसकी पद्धति में कही गई है। और श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदवादी कवियों में इनका नाम आगे आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी मुकुट लोचन प्रसाद पांडे जी के बारे में। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों से संबंधित, सभी रचनाकारों से संबंधित। और इससे उनसे संबंधित ये PDF आपको प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो वहाँ से अगर आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए हो तो आप ये यहाँ पे जो स्काई ब्लू कलर से लिखा है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, तो इस पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पर पहुँच सकते हैं। और वहाँ से आप जिस भी कवि के बारे में जानकारी चाहिए हो वो देख सकते हैं। नीलम जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके विचार सुझाव सभी कुछ आमंत्रित है। तो आप